प्रिय विद्यार्थियों, इकाई 2 यूनिट 2 बैंकिंग कंपनियों के संबंध में खाते अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के संबंध में जो फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें बैलेंस शीट का नया प्रोफार्मा या आपका बैलेंस शीट या चिट्ठे का नया प्रोफार्मा क्या होता है उसको समझने का हम आज प्रयास करेंगे। उसके पश्चात में लाभ हानि खाते के संबंध में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, बैलेंस शीट के अंतर्गत ये 4 प्रकार के कॉलम होते हैं। ये पूंजी और दायित्व, अनुसूची संख्या, चालू वर्ष की स्थिति और पिछले वर्ष की यदि आंकड़े दिए हुए हैं उसको यहाँ पर इसके अंतर्गत नोट करते हैं। सबसे पहला आता है ये पूंजी के बारे में। शेड्यूल नंबर 1 संचय और आधिक्य। शेड्यूल नंबर 2 ये शेड्यूल कैसे बनती है हम आगे आपको बताएंगे। निक्षेप डिपॉजिट्स, जितने खाते बैंकों में खोले जाते हैं, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 4 होता है उधार। जिन जिन लोगों से हमने उधार लिया है उसको अनुसूची 4 के अंतर्गत अंकित करते हैं। अनुसूची 5 होता है अन्य दायित्व और प्रावधान, अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न। ये 5 नंबर अनुसूची, ये एक प्रकार से दायित्व पक्ष का जोड़ हो जाता है। लाइबिलिटी साइड का टोटल, ये 5 प्रकार की अनुसूचियाँ लाइबिलिटी साइड में आती हैं। उसके बाद एसेट्स को देखेंगे अपन। भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और बाकियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकों में कितनी बाकियाँ हैं उसको इसका नोट करते हैं 6। उसके बाद आपका बैंकों में बाकियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कहते हैं इसको, शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 8 होता है आपका इन्वेस्टमेंट, विनियोग को इसके अंतर्गत दर्शित करते हैं। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, बड़ा महत्वपूर्ण शेड्यूल होता है अग्रिम के बारे में, 9 नंबर। 10 नंबर में आपका स्थायी संपत्तियां और 11 नंबर में आपका अन्य संपत्तियां। ये 6 से लेकर 11 तक का जो टोटल आता है ये संपत्ति पक्ष का आपका टोटल कहलाता है। शेड्यूल नंबर 12 में कंटिंजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व और संग्रहण के लिए बिल्स फॉर कलेक्शन, इसको अलग से हम 12 नंबर अनुसूची में लेते हैं। इनका कोई टोटल इसके अंतर्गत नहीं होता है। अब एक एक अनुसूची पहले हम प्रिपेयर करना पड़ता है, 12 प्रकार की अनुसूचियाँ, और उसके बाद इस प्रोफार्मे में केवल फिगर भर देंगे तो आपका बैलेंस शीट इसके अंतर्गत तैयार हो जाता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार की अनुसूची देखिए। अनुसूची 1 पूंजी आता है इसके अंतर्गत, तो इसमें भी आपके ये 3 कॉलम हो गए। शेड्यूल नंबर 1 सबसे पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए हम इसके अंतर्गत पहला में ले लेते हैं। भारत के बाहर जो समामेलित बैंक हैं उनके बारे में ये शेड्यूल इसके अंतर्गत प्रिपेयर करते हैं, आउटसाइड इंडिया। तो ये दोनों पार्ट जो है वैसे काम में नहीं आते हैं। मेन पार्ट जो उसका तीसरा आपका दिया हुआ है अन्य बैंकों के लिए, जो बैंक के अंतर्गत जो आपका पहले भी पढ़ा है हमने, अधिकृत पूंजी कितने अंश कितने रुपए के, निर्गमित पूंजी कितने अंश कितने रुपए के, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी। याचित पूंजी में जो आपका अवशिष्ट याचना रहती है, न भुगतान की गई याचना है, उसको घटा देते हैं और हरण किए गए अंश इसको हम जोड़ देते हैं। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है एडवांस अकाउंट के अंतर्गत। तो ये शेड्यूल आपकी महत्वपूर्ण होती है। इसका जो टोटल आता है इसको शेड्यूल नंबर 1 में हम दर्ज करते हैं। शेड्यूल नंबर 2 जो रहता है उसको कहते हैं संचय और आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें भी हमने विवरण और चल वर्ष और पिछला वर्ष बना लिया कॉलम। इसमें अब देखिए, सबसे पहले आपका वैधानिक संचय, 5 प्रकार के संचय आते हैं। वैधानिक संचय, पूंजी संचय, हर एक में क्या है, पिछला शेष कितना है, इस वर्ष कितनी वृद्धि की गई, यदि संचय में कोई कटौती की गई तो माइनस कर देंगे इनर कॉलम में। जैसे प्रारंभिक बाकी मान लीजिए 50,000 रुपये, 25,000 की वृद्धि की गई तो 75,000 हो जाएगा। उसमें 30,000 को हमने वापस कर दिया संचय को, तो 45,000 ये इसके अंतर्गत नोट कर लेंगे। दूसरा होता है पूंजी संचय। जैसा वैधानिक संचय वैसे ही आपका सेकंड पॉइंट पूंजी संचय। तो मेन टाइटल्स को याद रखना है हमें, वैधानिक संचय, पूंजी संचय। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट अंश प्रीमियम खाता, शेयर प्रीमियम, आयगत और अन्य संचय, और लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये 5 प्रकार की रकमों का टोटल कर देंगे तो शेड्यूल नंबर आपका 2 हो जाता है। निक्षेप में 3 प्रकार के जो खाते खोलते हैं, मांग निक्षेप, डिमांड डिपॉजिट,
जिसको हम इसके अंतर्गत बैंकों से और अन्य से, बैंकों से और अन्य से, यानी जनता से हमको कितना निक्षेप मिला चालू खाते में, डिमांड डिपॉजिट, जब भी डिमांड करेंगे चेक द्वारा तो भुगतान करना पड़ेगा हमको, तो ये अन्य से, जनता से और बैंकों से हमको कितने डिपॉजिट इसके अंतर्गत मिले हैं। फिर आपका बचत बैंक खाता, जो आम जनता बचत खाते बैंकों में खोलती है, उसमें कितनी रकम जमा है। और तीसरा होता है सावधि निक्षेप, टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो इसमें बैंकों से कितने हमको एफडी मिले और कितने अन्य से, इनका जो जोड़ हो जाता है 1 + 2 + 3, ये तीनों पॉइंट इसके अंतर्गत हो जाएंगे। इनके टोटल को शेड्यूल नंबर 3 में लिखते हैं। इस सूची के अंतर्गत इसी का हम बाइफरकेट करते हैं। जैसे ये टोटल आपका मान लीजिए 2 करोड़ रुपए आया, तो भारत में शाखाओं के कितने निक्षेप हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़, और भारत के बाहर शाखाओं में निक्षेप 50 लाख रुपए, तो ये दोनों का आपका बाइफरकेशन होता है। यहाँ जो 2 करोड़ आता है, यहाँ भी टोटल 2 करोड़ आएगा। यदि प्रश्न में अलग से दिया हुआ है कि भारत में शाखाओं में कितना निक्षेप हुआ है, भारत के बाहर शाखाओं में कितना निक्षेप हुआ है, तो इन दोनों का हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। ये टोटल बराबर रहेगा, लेकिन अनुसूची 3 में केवल एक ही टोटल इसके अंतर्गत हम दर्ज करते हैं। उसी प्रकार शेड्यूल नंबर 4 होता है उधार। उधार हमने किन किन लोगों से लिया, तो इसमें आपका भारत में उधार, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से कितना पैसा उधार लिया, अन्य बैंकों से कितना उधार लिया, अन्य संस्थान और जो एजेंसियां हैं उससे हमने कितना उधार लिया, ये 1 नंबर टोटल हो जाएगा। यदि भारत के बाहर से हमने उधार लिया है तो बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड, ये आपका 2 नंबर में चला जाता है। ये दोनों का जो टोटल आएगा तो वो इसके अंतर्गत आपका शेड्यूल नंबर 4 में लिखा जाएगा। ये आपका क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। शेड्यूल नंबर 5 ध्यान देंगे, इसमें आपका अन्य दायित्व और प्रावधान, तो इसमें आपका जैसे बिल्स पेबल, अंतरकालीन समायोजन शुद्ध, यदि क्रेडिट बैलेंस होगा, ये आइटम दोनों में आता है, लायबिलिटी साइड में और एसेट में। अंतरकालीन समायोजन, एक दूसरे के पास अलग अलग बैंकों के जो चेक्स मिलते हैं उसका क्लियरेंस होता है। जैसे मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई चेक मिला, लेकिन मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देंगे। ऐसे कई प्रकार के चेक लोगों को लिखे हुए मिलते हैं, तो उसका क्लियरेंस जो है एक निश्चित दिन बैंकों द्वारा किया जाता है। यदि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी साइड में नोट करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट्स में आएगा। उपार्जित, ये आपका ब्याज जो है, प्राथभूत ब्याज, इंटरेस्ट एक्रूड, कितना ब्याज जो है हमको भुगतान करना बाकी है, इसके अंतर्गत नोट करेंगे। और अन्य प्रकार के जो लायबिलिटीज़ रहते हैं उसको इसके अंतर्गत जोड़ेंगे। तो ये आपका लायबिलिटी साइड इसके अंतर्गत आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद आपका देखेंगे शेड्यूल नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और बाकियाँ। यदि भारतीय रिजर्व बैंक में हमारे पास बाकियाँ हैं, पहले तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं। हस्तस्थ रोकड़ कितना है निश्चित समय में बैंक के पास, जैसे 31 मार्च 14 को बैंक के पास कितनी रोकड़ है, कॉलम वही 3 प्रकार के बनाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में बाकियाँ, तो उसके करंट अकाउंट में कितना बाकी है और अन्य खातों में कितनी बाकी है, उसको इसके अंतर्गत हम नोट करते हैं। अनुसूची 7 जो रहती है, बैंकों में बाकियाँ, मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्त राशि। ये अल्प सूचना पर प्राप्त राशि क्या होता है, जैसे व्यापारिक भाषा में हम एक दूसरे से 2-4 रोज़ के लिए कुछ पैसा चलाव के रूप में ले आते हैं और समय पूरा हो गया तो वह व्यक्ति हमको वापस कर देता है। उसी प्रकार बैंकें भी कुछ राशि की ज़रूरत होती है तो दूसरे बैंकों को राशि उधार दे देती हैं, बाद में उससे हम वसूल कर लेते हैं। तो ये मांग पर और अन्य सूचियाँ प्राप्त राशियाँ कहलाती हैं। तो इसमें भी आपका ध्यान देंगे, भारत में बैंकों में बाकियाँ, चालू खाते में, अन्य जमा खातों में। दूसरा होता है मांग पर और अल्प सूचना राशि, इसके अंतर्गत बैंकों में, अन्य संस्थाओं में। तो ये भारतवर्ष में हो गया। उसी प्रकार भारत के बाहर चालू खाते में, अन्य निक्षेप खातों में, मांग पर और अल्प सूचना प्राप्त राशि कितनी है, इनका दोनों का जो ग्रैंड टोटल आएगा, इसको अनुसूची 7 के अंतर्गत हम लोग नोट करते हैं। आगे की अनुसूचियाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।